साथियों नमस्कार। AR अकेडमी और विनर्स विंग के इस संयुक्त प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जितेंद्र चौधरी एज ए फैकल्टी पॉलिटिकल साइंस अपन RAS मेंस के मुख्य परीक्षा के सिलेबस को कवर करेंगे। इससे पहले एक क्लास में अपन ने RAS मुख्य परीक्षा के सिलेबस पर परिचर्चा की थी और आज अपनी पहली क्लास है जिसमें बिंदुवार सिलेबस के बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। तो सिलेबस का पहला बिंदु है भारत का संविधान और उसका निर्माण। किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों होती है और हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, हमारे देश के संविधान वेताओं को क्या आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने संविधान का निर्माण किया। तो संविधान की आवश्यकता क्यों है, सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने अभी ये। संविधान किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ की विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं, उनके पास कौन सी उनकी शक्तियाँ होगी, कौन से उनके उत्तरदायित्व होंगे, क्या उनकी जवाबदेहिता होगी और वहाँ के नागरिकों को किस किस तरह की स्वतंत्रताएं मिलेगी और क्या उनके कर्तव्य होंगे जिनसे उन स्वतंत्रताएं, उन मूल अधिकारों और उन विभिन्न समानता जैसे संवैधानिक मूल्यों के द्वारा वो विकास के पथ पर आगे अग्रसर हो सके। इसलिए किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। तो अपन संक्षेप में कहें तो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए, सुचारू रूप से उसे स्थिरता प्रदान करने के लिए और वहाँ के नागरिकों को स्वतंत्रता का उपभोग कर सके, इस हेतु कुछ कानून, कायदे और नियमों की आवश्यकता होती है। उन्हें अपन संयुक्त रूप से संविधान कहते हैं, जो किसी भी देश के लिए सबसे मूलभूत कानून हुआ करता है, संविधान। फिर अगला बिंदु आता है कि तो आज हम संविधान की चर्चा करते हैं जिस रूप में, उस संविधान की आवश्यकता सबसे पहले किस देश ने महसूस की, विश्व स्तर पर सबसे पहले किस देश का संविधान बनाया गया। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब अमेरिका 1776 के अंदर आज़ाद हो गया, उसके बाद फिलाडेल्फिया सम्मेलन, जो कि संविधान सभा का पहला पुख्ता प्रमाण है हमारे पास, 1787 के अंदर फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो कि अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट का एक शहर, फिलाडेल्फिया में सम्मेलन हुआ जिसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन कहते हैं, और वो संविधान निर्माण के लिए हुआ। और उन्होंने 2 साल बाद संविधान निर्माण करके 1789 के अंदर अमेरिकी संविधान लागू कर दिया गया। तो उसके बाद संविधान निर्माण की ये परंपराएं और लिखित संविधान निर्माण धीरे धीरे हर एक देश में बनना शुरू हुआ और संवैधानिक व्यवस्था का विकास हुआ। इसी क्रम में हमारे देश में भी संविधान की मांग की गई। कब की गई, सबसे पहले किसने की? तो हमारे देश में सबसे पहले मांग एमएन रॉय, जो कि एक प्रखर वामपंथी नेता है, अपने समय के तत्कालीन वामपंथी नेता। उन्होंने 1934 में सबसे पहले भारत के लिए संविधान की मांग की कि भारतीयों के लिए भी एक संविधान होना चाहिए। फिर अगले ही साल 1935 के अंदर, 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर संविधान की मांग की। आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने संविधान की मांग करने का मतलब ये हुआ कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ करते थे, उनमें कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स के समक्ष ये मांग रखी कि हमें एक भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण करने दिया जाए। कुछ समय बाद 1938 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मांग को और स्पष्टता प्रदान की और उन्होंने ये जिक्र किया कि भारतीयों के लिए जो संविधान सभा होगी उसका निर्माण भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए सदस्यों के द्वारा संविधान सभा बनेगी। इस प्रकार मांगें लगातार उठती जा रही थी। तो आखिर ब्रिटिशर्स ने, जो भारत पे उस समय तत्कालीन राज किया करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो ब्रिटिश ताज के पास, ब्रिटिश क्राउन के पास भारत का शासन चला गया था और गवर्नर जनरल, इस समय वायसरॉय भी कहा जाता था, वो भारत पे शासन किया करते थे। तो
उन्होंने इस मांग को सबसे पहले 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया। अगस्त प्रस्ताव 1940, इसमें कहा कि जरूर भारतीयों के लिए संविधान सभा बनाएंगे, लेकिन उसमें अधिकांशतः सदस्य भारतीय ही होंगे। इस जो प्रावधान था कि अधिकांश भारतीय सदस्य भारतीय होंगे, इससे भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को, संगठनों को या भारतीय जनता को ये बात मंजूर नहीं थी। इसलिए अगस्त प्रस्ताव को उन्होंने नकार दिया, क्योंकि इसके अंदर यह कहा गया कि जो संविधान सभा बनेगी उसके अधिकांश सदस्य भारतीय होंगे, यानी कि कुछ सदस्य तो गैर भारतीय भी हो सकते हैं। लेकिन हमने अभी बात की कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले से स्पष्ट कर चुके हैं कि उस संविधान सभा का निर्माण भारतीयों के द्वारा होगा और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से चुनी, तो इसे हमने इनकार कर दिया। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके की बातें की। हालांकि संविधान सभा के निर्माण की बात की गई और उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए संविधान बनाया जाना चाहिए। तो स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के अंदर मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जो क्रिप्स मिशन के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया है। 1942 के क्रिप्स मिशन से इस बात को फिर से दोहराया गया और उन्होंने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो अभी चल रहा है, वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाए उसके बाद भारतीयों के लिए संविधान सभा पर विचार किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग ने और इन्होंने इसको अस्वीकार। मुस्लिम लीग इस समय एक अलग संविधान सभा की मांग कर रहा था, एक अलग पृथक देश की मांग कर रहा था। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और वैश्विक स्तर पर भी स्थितियां परिस्थितियां बदलती है, तमाम देश स्वतंत्र होते हैं और उसी क्रम में भारत भी अब स्वतंत्र होने पर था। प्रश्न चिन्ह यह था कि वो तारीख कौन सी होगी जिस दिन भारत स्वतंत्र हो जाएगा। तो अब भारत के लिए संविधान का निर्माण किया जाए ताकि स्वतंत्रता के बाद उन्हें उन प्रावधानों के अनुरूप चलाया जा सके। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया 1946 के अंदर। 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत में आया। कैबिनेट मिशन (1946) इसके अंदर 3 सदस्य कौन से थे? एक तो क्रिप्स, वही क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन के दौरान भारत आए थे, स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर एवी अलेक्जेंडर और तीसरे सदस्य थे जॉर्ज पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस, ये 3 सदस्य मिशन 1946 में भारत पहुंचा। क्या उद्देश्य के साथ? कि भारत के अंदर जो अब भारत स्वतंत्रता की कगार पे, वहां संविधान सभा का निर्माण किया जाए और उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करने की राह में आगे की ओर अग्रसर किया जाए। कैसे एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी और कैसे भारत के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा, वो विभिन्न प्रावधानों को लेके कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। अब आप उस समय की वैश्विक परिस्थितियों का, विशेषकर ब्रिटेन के संदर्भ में आप विचार कीजिए कि 1946 के अंदर जो कैबिनेट मिशन आ रहा है, वहां की कैबिनेट के मंत्री है, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा जा रहा है। और कैबिनेट वहां किसकी है? किसकी अभी सरकार है? 1945 वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटेन के अंदर चुनाव हुए। उससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। आप सब ने प्रधानमंत्री के रूप में विंस्टन चर्चिल का नाम सुना होगा। कंजर्वेटिव पार्टी की हार होती है और 1945 में एक नई पार्टी, लेबर पार्टी की सरकार वहां ब्रिटेन के अंदर बनती है और प्रधानमंत्री बनते हैं लेबर पार्टी के नेता, लेबर पार्टी की सरकार आती है, जो कि 1946 से 51 तक ब्रिटेन में राज करती है। तो लेबर पार्टी की सरकार बनते ही उन्होंने सोचा कि क्यों न भारत की स्वतंत्रता का श्रेय हम लें। कंजर्वेटिव पार्टी भी वो चाहती थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर के दौरान वो ऐसा कुछ कर नहीं पाई जिसका वो श्रेय ले सके।
जैसे ही लेबर पार्टी को मौका मिला, बनते ही उन्होंने कैबिनेट मिशन के रूप में भारतीय स्वतंत्रता की और अग्रसर होने के क्रम में कैबिनेट मिशन को भारत भेज दिया गया। फिर कैबिनेट मिशन के क्या प्रावधान थे और जो मुस्लिम लीग क्रिप्स मिशन के दौरान मान नहीं रहा था उनको कैसे मनाया गया, इसकी अपन आगे कुछ प्रावधानों की चर्चा करते हैं कि संविधान सभा का गठन किन किन बिंदुओं के आधार पर हुआ। तो अगले पेज पे अपन देखते हैं कि गठन, संविधान सभा का गठन। संविधान सभा के गठन के लिए सबसे पहले सदस्य संख्या सुझाई गई कैबिनेट मिशन के द्वारा। 389 सदस्यों से कैबिनेट मिशन अपने संविधान सभा का निर्माण होगा। 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से होंगे, ब्रिटिश, और 93 सदस्य रियासती भारत से होंगे। उस समय का भारतवर्ष दो अलग अलग तरह की राजनीतिक व्यवस्थाओं से परिलक्षित था। कुछ प्रांतों के अंदर हुआ करते थे और उनके ऊपर जनरल हुआ करता था, जिसे वाइसरॉय भी कहते थे। तो वो इन 296 सीटें उन्हें ब्रिटिश इंडिया के रूप में दी गई। दूसरा वो भारत था जहां पर रियासतें और राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, तो उस क्षेत्र के लिए 93 सीटें रियासती भारत के लिए दी गई। संविधान सभा के अंदर प्रतिनिधियों की ये संख्या है। फिर 296 सदस्य कहां से चुन के आने थे? 296 सदस्य 11 प्रांतों से चुन के आने थे, प्लस 296 में से 292 प्लस 4 सदस्य, 292 सदस्य इन 11 प्रांतों से, जो भारतीय प्रांत थे वहां से चुन के आने थे, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरीज से चुन के आने थे, चीफ कमिश्नरीज से। और वो 4 चीफ कमिश्नरीज कौन थी? क्या इधर देख पा रहे हैं आप? दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग जो कि कर्नाटक में पड़ता है, और बलूचिस्तान जो आजकल चर्चाओं में रहता है अलगाववादी आंदोलनों के कारण। तो 4 सदस्य यहां से चुन के आने थे और 93 सदस्य रियासतों से। दूसरा बिंदु ये कि प्रति 10 लाख भारतीयों पर एक सदस्य, यानी कि संविधान सभा के अंदर इस तरीके से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा कि भारत की जो उस समय की जनसंख्या थी उनमें से प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि वहां संविधान सभा में उनका प्रतिनिधित्व करे। तो लगभग 379 सदस्य है, तो उस समय भारत की जनसंख्या भी लगभग इसी के करीब 35 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी, और प्रति 10 लाख पे एक सदस्य संविधान सभा के अंदर जाना था। फिर क्या प्रक्रिया रहेगी? क्या बिंदु कि किस प्रक्रिया से इन सदस्यों का चुनाव होगा? तो जो 296 सदस्य है, पहले हम उसकी बात करते हैं। इन सदस्यों जो विभिन्न प्रांतों के विधानमंडल थे वहां से किया जाएगा। इन विधानमंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया जाएगा। और अप्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति कौन सी रहेगी? प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस पद्धति के द्वारा विधानमंडल के सदस्य इन 296 सदस्यों का चुनाव करेंगे, जो संविधान सभा के अंदर जाके संविधान का निर्माण करेंगे। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है? एकल संक्रमणीय मत, इसके अंदर की पद्धति क्या होती है? इसकी मोटा मोटी अपन पहले चर्चा कर लेते हैं। आगे विभिन्न इलेक्शन में, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, राज्यसभा का चुनाव हो गया, उसके अंदर इन बिंदुओं पे बहुत डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को इसलिए अपनाया जाता है ताकि सभी वर्गों, विशेषकर जो हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अग्रता ही विजेता की पद्धति देखते हैं, उसके अंदर
बहुसंख्यकों की जीत हुआ करती है। जो सबसे ज्यादा वोट लेके आ गया उसकी विजेता है, उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है, यूज इसलिए किया जाता है ताकि सभी वर्गों को उनके प्रतिनिधि भेजने का मौका मिल सके। जो वर्ग जिस अनुपात में है उसी अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व ऊपर सदन में जाए। इसलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया ताकि सभी वर्ग अपने प्रतिनिधि संविधान सभा के अंदर भेज सके और एक सर्वसम्मति से भारत के लिए ऐसे संविधान का निर्माण किया जा सके जो युगों युगों तक, सालों सालों तक बेहतरी से चल सके। अगला बिंदु की, अब हमने ये 296 की तो बात कर ली, फिर रियासतों के जो 93 सदस्य है वो कैसे चुन के आएंगे। तो रियासतों के सदस्य के संदर्भ में वहां के राजा, रियासतों के राजा मनोनीत करके भेजेंगे। ये सदस्यों का मनोनीत होगा, ये सदस्य मनोनीत होकर आएंगे। तो यदि हमें पूछा जाता है कि संविधान सभा का चुनाव क्या पूर्णतः निर्वाचित सदस्यों से हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा हुआ था, वो भी सही नहीं है, क्योंकि आंशिक रूप से चुने हुए प्रतिनिधि है और आंशिक रूप से मनोनीत प्रतिनिधि है। जो रियासतों के प्रतिनिधि है वो मनोनीत, जबकि प्रांतों के प्रतिनिधियों को अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना गया है। तो इस तरीके से इन प्रावधानों के तहत चुनाव होता है और मुस्लिम लीग को मनाने के लिए और विभिन्न अलग अलग संप्रदायों को मनाने के लिए इसमें एक और प्रावधान किया गया कि ये जो 296 सदस्य चुन के आने हैं इनको 3 अलग अलग वर्गों से चुन के आएंगे। मुस्लिम, और अन्य। ध्यान रहे कि यहां से कई बार सवाल बनाए कि जो संविधान सभा के सदस्य थे उनके लिए जो रिजर्वेशन था तो वो मुस्लिम, सिख और अन्य के लिए था। यहाँ कहीं भी हिंदुओं का जिक्र नहीं है या किसी भी अलग संप्रदाय का जिक्र नहीं है। इस अन्य से क्या तात्पर्य है, जो सिख और मुस्लिम से इतर है वो सब अन्य में। इस तरीके से सीटों को आवंटित किया गया और मुस्लिम लीग भी इस बात पे कुछ कुछ हद तक राजी हो गया और संविधान सभा के आगे चुनाव होते हैं। तो अगली स्लाइड पे अपन संविधान सभा के चुनाव की चर्चा करते हैं और कहां से कैसे सदस्य चुन के आए। संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा के यदि हम चुनाव की बात करें तो संविधान सभा का चुनाव 1946 में जब कैबिनेट मिशन आ गया, इसके बाद जुलाई अगस्त अगस्त 1946 में पूरे ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव होता है। चूंकि रियासतों में चुनाव होना नहीं है, वहां तो राजा मनोनीत करके भेजेंगे, इसलिए ब्रिटिश प्रांत जो कि 11 प्रांत, उस समय कितने प्रांत थे भारत में, तो प्रांत थे और 4 चीफ कमिश्नरीज, उनके अंदर चुनावों का आयोजन करवाया गया। और उन 296 सीटों में से अपन अलग अलग देखें, कांग्रेस 215 सीटें जीत के आती है, मुस्लिम लीग 73 सीटें जीत के आता है और अन्य 15 सीटें जीत के आते हैं। जो स्वतंत्र सदस्य है या फिर और कोई अन्य राजनीतिक दलों से सदस्य है वे लोग जीत के आते हैं। फिर मुस्लिम लीग शुरुआत में सो ये परिणाम देख के खुश होता है कि अपन 73 सीटें जीत गए, लेकिन जब उन्हें लगता है कि संविधान सभा के अंदर कांग्रेस अकेली, 215 नहीं 208 सदस्य, 208 सदस्य कांग्रेस जीत के आती है। ये 15 सदस्य भी अंततः कांग्रेस को समर्थन दे देते हैं, क्योंकि कांग्रेस का एक तरीके से पूरा वर्चस्व है संविधान सभा के इन चुनाव में। जब मुस्लिम लीग को ये लगता है कि यहाँ अपनी अब नहीं चलने वाली, क्योंकि कांग्रेस कोई भी फैसला, बहुमत तो उसके पास है और बड़ा 2/3 बहुमत से भी ज्यादा बहुमत उसके पास है, तो वो अपने पक्ष में निर्णय करवाने में, अपने पक्ष में सारे नियम बनाने में, अधिनियम बनाने में, संविधान बनाने में पूरा प्रभुत्व रहेगा। तो हमारे 73 सदस्यों का इतना कोई वेटेज नहीं है, इसलिए उन्होंने इन चुनावों का बहिष्कार कर दिया और बहिष्कार कर दिया संविधान सभा का कि हम संविधान निर्माण में हिस्सा नहीं लेंगे। तो मुस्लिम लीग के ये 73 सदस्य फिर संविधान सभा में भाग लेने नहीं आते हैं। इसके बाद हम बात करें, जब संविधान सभा का अब निर्माण हो चुका है
तो अब बुलाते हैं संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा को। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946। ये वो डेट है जिस दिन संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित होती है। प्रथम बैठक आयोजित होते ही सबसे पहले उस बैठक को संभालने के लिए एक अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी की आवश्यकता होती है। तो 9 तारीख को सबसे पहले पीठासीन अधिकारी उनका चुनाव किया गया। उन्हें किस तरीके से चुना जाए उससे पूर्व पहले एक अस्थायी सभापति, ध्यान रहे अध्यक्ष नहीं सभापति, अस्थायी सभापति के रूप में पहले सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा, इनको किस आधार पर चुना गया? क्योंकि ये संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य थे और ये परंपरा हमने फ्रांस से सीखी कि वरिष्ठ सदस्य को सबसे पहले सभापति के रूप में चुन लिया गया। और अस्थायी इसलिए जब तक कि स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लिया जाता तब तक सिन्हा जी इस संविधान सभा को संभालेंगे। उसके बाद संविधान सभा की 9 दिसंबर की जो बैठक होती है, इसके अंदर पहले दिन 209 सदस्य इस बैठक में पहुंचते हैं। फिर 10 दिसंबर को बैठक होती है। ये पूरा पहला अधिवेशन है जो 9 से लेके 23 दिसंबर तक चला है। तो उस पूरे अधिवेशन के अंदर 211 सदस्य भाग लेते हैं। कई बार आप देखेंगे कि इन तथ्यों में टकराव होता है आपस में, कई बार 211 लिखे होते हैं। तो 211 सदस्य 9 दिसंबर की सभा में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि वो पूरे पहले अधिवेशन के दौरान 211 सदस्य संविधान सभा के अंदर उपस्थित हुए थे। और 9 दिसंबर की जो प्रथम बैठक हुई है संविधान सभा की, उसमें 209 सदस्य उपस्थित हुए। फिर अगली स्लाइड में अपन बात करते हैं आगे की बैठकों में क्या क्या चीजें हुई। 9 दिसंबर के बाद 10 दिसंबर को भी बैठक होती है, 11 दिसंबर को बैठक होती है। तो 11 दिसंबर की बैठक में एक प्रमुख जो कि तीसरी बैठक है, मुख्य काम होता है, वो होता है अध्यक्ष के चुनाव का। राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर को चुना जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए और इसी दिन जब राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष चुन लिए गए तो सबसे पहले जो संविधान सभा की समितियों की हम बात करते हैं जब, तो सबसे पहली समिति जो नियम समिति बनी थी, जिसे प्रक्रिया नियम समिति भी कहते हैं, उसका निर्माण भी हुआ था, जो कि 15 सदस्यीय समिति थी और उसके 15+1 राजेंद्र प्रसाद स्वयं इसके अध्यक्ष थे। उस समिति का निर्माण किया गया, नियम समिति, जो कि संविधान सभा की प्रथम समिति थी। फिर अपन बात करें 12 और 13 दिसंबर पर चलते हैं। 13 दिसंबर ये काफी बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि क्या उद्देश्य है संविधान बनाने का, उसको स्पष्ट करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष पेश किया 13 दिसंबर को, जो कि कौन सी बैठक है? 9, 10, 11, 12 और 13, पांचवी बैठक में। कई जगह आप देखेंगे कि ये तीसरी बैठक में या अलग अलग जगह बता दिया, हालांकि अपन इन तथ्यों के अंदर ज्यादा उलझन की स्थितियों में नहीं जाएंगे। 9 से लगातार बैठकें होती जा रही है। हो सकता है किसी दिन कम ज्यादा काम हुए होंगे या फिर कोई अलग तरीके के काम हुए जिसकी ज्यादा प्रासंगिकता या फिर ज्यादा चर्चा नहीं होती है। तो ये 5वीं बैठक में 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। अब अपन देखेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव में किन किन चीजों का जिक्र किया गया और इसके अंदर कितने उद्देश्य थे। तो इसके अंदर 8 उद्देश्य जवाहरलाल नेहरू ने
प्रस्तुत किए कि संविधान निर्माण क्यों किया जाना चाहिए, या फिर हम जो आगे संविधान निर्माण करेंगे उसका मुख्य उद्देश्य ये होनी चाहिए कि इस हेतु हम भारत के संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं। तो अपन अगली स्लाइड में बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की। उद्देश्य प्रस्ताव, डेट याद रखना उद्देश्य प्रस्ताव की। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला सवाल जहां से बन सकता है वो बिंदु यही है कि उद्देश्य प्रस्ताव के 8 उद्देश्य कौन से। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा, कब रखा, वो चीजें भी हमने देख ली। अब उद्देश्य प्रस्ताव के 8 बिंदुओं में सबसे पहला बिंदु ये कि स्वतंत्र और संप्रभु भारत के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा। यानी कि अब भारत स्वतंत्रता की कगार पे है, तो जैसे ही संविधान निर्माण होगा तब तक भारत स्वतंत्र हो चुका, यानी कि आगे 1947 में भारत आजाद हो गया है और हम संविधान निर्माण कर भी इसीलिए रहे हैं ताकि स्वतंत्रता के बाद हम भारत को सुचारू रूप से चला सके। स्वतंत्र प्लस संप्रभु, ये दो इसके अंदर की पॉइंट से जिन्हें याद रखना, स्वतंत्र और संप्रभु भारत के लिए संविधान का निर्माण। फिर दूसरा बिंदु भारतीय क्षेत्र। भारतीय क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र इस भारत के अंदर आएंगे जिसके लिए अपन संविधान निर्माण कर रहे हैं। तो ब्रिटिश भारत, प्लस रियासतें जो राजा महाराजाओं के नियंत्रण में, प्लस बाहर के क्षेत्र, व अन्य जो भारत में शामिल होना चाहे, वे क्षेत्र जो उस समय भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन भारत में शामिल होना चाहे, उनका भी वेलकम है। भाई अपन कोई बाहर से आने वाला का तो वेलकम ही करेंगे, अपने देश की परिसीमा, देश का सीमा और ज़्यादा जितनी बड़ी होगी उतना अपने लिए बेहतर है। तो जैसे आगे के समय पुडुचेरी, गोवा, माहे, करेकल, यनम, ये भारत के बाहर के क्षेत्र जो कई फ्रांसीसी कॉलोनियाँ थी, कई पुर्तगाली कॉलोनियाँ थी, तो उन क्षेत्रों के लिए हमने वेलकम किया है। इसमें ये क्षेत्र आते हैं भारतीय क्षेत्र के अंदर जिसके लिए अपन संविधान निर्माण करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद तीसरा बिंदु ये कि अवशिष्ट शक्तियां, किसमें निहित होगी, राज्यों में। ये बिंदु यहां याद रहे, क्योंकि उसके बाद जब संविधान का निर्माण किया गया और आज की वस्तु स्थिति यदि हम देखें तो अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास नहीं है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में नहीं थे। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव के जो 8 उद्देश्य है, इन 8 उद्देश्यों में ये स्पष्ट किया गया है, क्योंकि राज्यों को भी अभी साथ लाना है। रियासतें जो नहीं थी उस समय, तो थोड़ा बहलाने फुसलाने के लिए ऐसी चीजें कहना जरूरी है ताकि सभी रियासतें, सभी राज्य एक साथ आए और संविधान का निर्माण करें। निर्माण होने के बाद देखते रहेंगे कि क्या कैसे करना है। तो नेहरू जी ने ये प्रस्ताव रखा उद्देश्य प्रस्ताव में कि अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी जाएगी। फिर चौथा बिंदु, अवशिष्ट शक्तियां हमने राज्यों को दे दी। राज्यों को देने के बाद चौथे बिंदु के अंदर ये तय किया गया कि जो संप्रभुता है वो संप्रभुता भारत की जनता के अंदर निहित हो गई। संप्रभुता भारत की जनता में क्या होती है संप्रभुता? संप्रभुता यानी कि सर्वोच्च निर्णय लेने की शक्ति वो किसके पास होगी? भारत की जनता में निहित हो। ये अलग विषय है कि इसका प्रयोग कोई और करता है। संप्रभुता को लेके कई सारे द्वंद आपके दिमाग में हो सकते हैं कि भारत में संप्रभुता किसके अंदर निहित है। कई जगह हम पढ़ते हैं कि संसदीय सर्वोच्चता है, कई जगह हम कहते हैं आखिर संप्रभुता कहाँ है।
तो हम आज स्पष्ट करते हैं कि संप्रभुता यकीनन किस बिंदुओं में, किस चीज में निहित है। जैसा कि आगे अपन प्रस्तावना के अंदर भी देखते हैं कि हम भारत के लोग, प्रस्तावना की शुरुआती पंक्ति यही है, वो भी इस बिंदु की ओर इंगित करती है कि संप्रभुता भारत की जनता के अंदर निहित है, यानी कि सर्वोच्च निर्णय लेने की शक्ति भारत की जनता के अंदर निहित है। 140 करोड़ की जनता क्या सर्वोच्च निर्णय वही लेती है? सर नहीं लेती वो तो कैसे निहित हो गई? तो भारत की जनता में निहित है, लेकिन इस संप्रभुता का उपयोग कौन करती है? संसद। तो संसद में हम जब कहते हैं कि संप्रभुता संसद के द्वारा, संसद के पास है, तो वो इस रूप में कि संप्रभुता निहित है भारत की जनता में और संप्रभुता का उपयोग संसद करती है, क्योंकि के अंदर आखिरकार भेजते कौन है? प्रतिनिधि, भारत की जनता। भारत की जनता का प्रतिनिधित्व ही तो संसद है। 140 करोड़ लोग सर्वोच्च निर्णय लेने लग जाएंगे तो अव्यवस्था नहीं बन जाएगी क्या? इसलिए जरूरी है कि उनके द्वारा जो गिने चुने प्रतिनिधि संसद के अंदर भेजे गए वो भारत के लिए विभिन्न सर्वोच्च निर्णय ले। इस तरीके से संप्रभुता भारत की जनता में नहीं थी। ये अपन ने देख लिया कि चौथे पॉइंट के अंदर लिखी हुई चीजें। फिर अपन आते हैं पांचवें बिंदु पे, पांचवा उद्देश्य। पांचवें उद्देश्य के अंदर अपने प्रस्तावना के अंदर भी आर्थिक और राजनीतिक न्याय, फिर स्वतंत्रताएं। इसमें भी 5 तरह की स्वतंत्रताएं। हालांकि ये 5 तरह की स्वतंत्रताएं जो प्रस्तावना के अंदर लिखी गई है उनसे थोड़ी सी अलग है, कुछ सेम है कुछ अलग है। वो कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, यहां तक तो सेम है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास हम प्रस्तावना में पढ़ते हैं कि धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, लेकिन यहां धर्म और उपासना की बजाय यहां जो चीज है वो है भ्रमण और संगठन। भ्रमण और संगठन की स्वतंत्रता। ये 5 स्वतंत्रता का जिक्र 5वें उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर किया गया है। और इसके साथ साथ क्या चीजें हैं इसमें? और भी कई चीजें। न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गई, फिर समता की बात है, अवसर की समता और विधि के समक्ष समता। 2 समताएं, अवसर की समता और विधि के समक्ष समता। तो इन बिंदुओं की चर्चा 5वें उद्देश्य में। फिर अपन आगे बढ़ते हैं 6ठे उद्देश्य की ओर। टोटल कितने उद्देश्य हैं? 8। उसमें से अपन 5 उद्देश्य देख चुके हैं। 6ठा उद्देश्य है अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, और ट्राइब्स। हालांकि उस समय अनुसूचित नहीं थी तो अपन ट्राइब्स की बात करेंगे। जनजातीय क्षेत्रों का, उनमें सुरक्षा, तो उनकी सुनिश्चित करने के लिए भी हम संविधान का निर्माण करेंगे। अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और जनजातियां। कितने? 6 बिंदु हो गए। फिर आता है 7वां बिंदु। 7वां बिंदु में ये कि भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखा जाएगा। अक्षुण्ण रखा जाएगा भारत की एकता को। किन किन क्षेत्रों में? भू क्षेत्र यानी कि भूमि पे, समुद्र और वायु क्षेत्र में एकता को अक्षुण्ण रखा जाएगा। यानी कि जल, समुद्र और गगन, तीनों जगहों पे
भारत की एकता को अक्षुण्ण रखा जाएगा। और 8वां और अंतिम उद्देश्य, हमेशा से भारतवासी आदर्शवादी रहे हैं, तो इस बिंदु का प्रावधान किए बगैर अपन तो ही नहीं सकते। जैसा कि संविधान के आर्टिकल 51 में भी इसका जिक्र बाद में किया गया, मानव शांति और कल्याण। हम ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे जो भारत और भारत से बाहर भी, यानी कि विश्व शांति और कल्याण के लिए अभिवृद्धि कर सके। इन 8 बिंदुओं की चर्चा उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर की गई है, जो कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया है। फिर अपन आगे देखें तो इन बिंदुओं पर चर्चा हुई। एक तरीके से इन विभिन्न सत्वों को, इन विभिन्न आइडियाज को ध्यान में रखते हुए आगे संविधान का निर्माण किया गया। और ये आगे चलकर 23 जनवरी 1947, 46 पूरा हो चुका, 1947 को 23 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है और सर्वसम्मति से पारित होता है। ये एक बड़ी आप अच्छी और अचरज की बात संविधान सभा में देखेंगे कि अधिकांश निर्णय जो हमारे संविधान सभा में लिए गए वो सर्वसम्मति से लिए गए। ऐसे नहीं कि कांग्रेस का प्रभुत्व है तो सब जो कांग्रेस ने चाहा वो कर लिया, नहीं। उन्होंने विपक्षी या जो अन्य दल थे उनकी बातों को भी सुना, जो रियासतों के राजा महाराजा थे उनकी बातों को भी सुना, और एक ऐसे संविधान के निर्माण की कोशिश की जो सबके हितों की पूर्ति कर सके। केवल एक दल विशेष, एक धर्म विशेष या एक वर्ग विशेष के उद्देश्यों की पूर्ति करने के बजाय सबके समावेशी विकास के लिए जो संविधान है उसका निर्माण किया जाए, ताकि संविधान हमें हमारे देश के सभी वर्गों के लिए है और लंबे समय तक के लिए और भारत की उन्नति के लिए संविधान का निर्माण करना है, न किसी एक वर्ग विशेष के प्रभुत्व के लिए। इसलिए तमाम निर्णय सर्वसम्मति से किए गए, अधिकांशतया जहां तक संभव हुए सर्वसम्मति से ही किए गए, और कुछ जहां जरूरत पड़ी तो फिर वहां वोटिंग भी करनी पड़ी, भाषाई जैसे चीजों में जहां एक मत हो नहीं पाई चीजें। तो ये हो गया उद्देश्य प्रस्ताव जो 23 जनवरी 1947 को पारित हो गया। फिर इसके बाद अपन देखें कि हमारा देश 1947 में जनवरी में ये चीजें हो चुकी है और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है। तो उस आज़ादी के लिए जो एक अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंदर पारित होता है, और उस अधिनियम में ये जिक्र होता है कि 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान, जैसा कि माउंटबेटन योजना में सबसे पहले स्वीकार किया गया था कि 2 डोमिनियन स्टेट बनाए जाएंगे, उससे पहले ब्रिटिशर्स भी और हमारे कांग्रेस या विभिन्न दिग्गज नेता ये नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो और 2 अलग देश बने। लेकिन स्थितियां, परिस्थितियां, मुस्लिम लीग, ये तमाम चीज़ों के बाद इस तरीके से आवश्यकताएं महसूस हुई और माउंटबेटन ने इनके ऊपर ठप्पा लगा दिया। तो फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में ये प्रावधान आखिरकार करना पड़ा कि 15 अगस्त 1947 से 2 डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान के रूप में बनाए जाएंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये ब्रिटिश संसद से पारित कब होता है, ये डेट याद रखना, 18 जुलाई को ये पारित होता है और अगस्त में प्रभावी हो जाता है। 15 अगस्त से हम आज़ाद हो जाते हैं 1947। इसके अंदर ये प्रावधान किए गए और इसके अंदर कई सारे प्रावधान किए गए जो विभिन्न रियासतों के संधियां थी, उन संधियों को भी अंत किया गया। ब्रिटिश क्राउन के शासन की इसमें समाप्ति की घोषणा की गई। वो रियासतें स्वतंत्र रह सकती है, चाहे तो भारत में विलयित हो सकती है, चाहे तो पाकिस्तान में भी विलयित हो सकती है। ये तमाम प्रावधान आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे या ये पॉलिटी का भी विषय है वैसे। अब अपन देखते हैं संविधान सभा के संदर्भ में अपन चर्चा कर रहे हैं, तो संविधान सभा के ऊपर स्वतंत्रता का क्या प्रभाव पड़ा। जब स्वतंत्रता अधिनियम आ गया और हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए, तो अभी संविधान सभा भी एक तरफ देश के संविधान निर्माण के लिए कार्य कर रही है
तो उस सभा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अगली स्लाइड। प्रभाव किसका, स्वतंत्रता का प्रभाव किस पर, संविधान सभा पर। पहला प्रभाव यह पड़ता है कि जो संविधान सभा कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर बनी थी, वो संविधान सभा अब पूर्ण रूप से संप्रभु हो चुकी है। वो संप्रभु हो चुकी है। कैसे? क्योंकि अब वो कैबिनेट सभा की सिफारिशों के आधार पर नहीं, बल्कि वो एक स्वतंत्र भारत की संविधान सभा है, इसलिए वो पूर्ण संप्रभु संस्था के रूप में स्टेब्लिश हो चुकी है। दूसरा बिंदु, जब अब ब्रिटिशर्स भारत के लिए कानून नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने घोषणा कर दी कि अब भारत और पाकिस्तान के रूप में दो स्वतंत्र राष्ट्र होंगे, तो कौन संविधान या कौन विधियां बनाएगा भारत के लिए। तो इस हेतु संविधान सभा है वो संसद के रूप में काम करेगी। दूसरा बिंदु की संविधान सभा संसद के रूप में काम करेगी। वही संविधान सभा जब संविधान का निर्माण करेगी तो उसे अपन संविधान सभा कहेंगे, और जब वो कानून निर्माण का काम करेगी तो उसे अपन संसद कहेंगे। तो ये संसद के रूप संविधान सभा काम करेगी, इससे जुड़े गए। और फिर प्रभाव क्या पड़ता है कि माउंटबेटन योजना और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में जब कहा गया कि डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान दो अलग बनेंगे, तो पाकिस्तान अलग हो चुका है। तो अब वो 296 सीटें भारत और पाकिस्तान की अलग अलग हो गई, और अब 296 सीटें खंडित हो चुकी थी। और ना केवल 296 बल्कि टोटल जो 89 सीटें थी, उन 389 सीटों के अंदर से अपन देखें 299 सीटें बची थी। 2 सीटें भारत डोमिनियन स्टेट के लिए बची थी। यहाँ की 229 में डिवाइडेशन करेंगे, 229 प्रांतों के लिए और 70 रियासतों के लिए। ये स्वतंत्रता के बाद का प्रभाव है। डोमिनियन स्टेट की अभी हम बात कर रहे थे कि दो डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान के रूप में बनाए जाएंगे। डोमिनियन स्टेट क्या होता है? आखिर हम डोमिनियन शब्द का क्यों यूज कर रहे हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिराज्य, जो भारत और पाकिस्तान के रूप में बनाए जा रहे हैं। क्या इनको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली है? नहीं मिली है अभी तक। क्यों नहीं मिली? और जैसे ही अब इसके ऊपर है संविधान सभा के ऊपर कि ये भारत को डोमिनियन से कब पूर्ण संप्रभुता का स्टेटस दे दे, क्योंकि अब ब्रिटिश राज से हम पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। डोमिनियन स्टेट से तात्पर्य यह है कि वो देश अभी तक पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं है, उसके पास पूर्ण संप्रभुता नहीं है। तो कैसी संप्रभुता है? संप्रभुता भी आंतरिक और बाह्य दो प्रकार की होती है। जो आंतरिक रूप से संप्रभु हो वो डोमिनियन स्टेट होता है। आंतरिक रूप से जो भी निर्णय देना है वो सेना, पुलिस, कानून व्यवस्था को बनाए रखने संबंधी उन मामलों में तो वो अपने तमाम सर्वोच्च निर्णय लेने के लिए वो देश स्वतंत्र है। लेकिन बाह्य संप्रभुता अभी तक इन्हें नहीं मिली है, यानी कि विदेश के जो मामले हैं वो अभी भी ब्रिटिशर्स देखेंगे। जो गवर्नर जनरल माउंटबेटन अब भी भारत के गवर्नर जनरल थे जब तक कि भारत गणतंत्र नहीं बन जाता है। उस दौरान डोमिनियन स्टेट का दर्जा भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए रहेगा, यानी कि पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं है। इससे अगली अवस्था जो होती है वो होती है संप्रभु राष्ट्र की। यानी कि इसके पास दोनों संप्रभुता होती है, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता, दोनों ही संप्रभु राष्ट्र यूज करता है। तो इस प्रकार से हमने अब तक की चर्चा की, संवैधानिक विकास की बात की। अब हम देखते हैं कि संविधान का निर्माण आगे कैसे हुआ है। तो संविधान का निर्माण 9 दिसंबर को अपन ने पहली बैठक देखी थी, उससे लेके 26 नवंबर 1949 तक 2 11 माह और 18 दिन आप सबने सुन रखे होंगे। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इस दरमियान अपना संविधान बन के तैयार होता है। इसमें कुल 11 अधिवेशन होते हैं।
के 11वां अधिवेशन ये 26 नवंबर 1949 इस दिन अपना संविधान बन के पूर्णतः तैयार हो चुका है और अब इंतजार है इसको लागू करने का, क्योंकि 26 जनवरी से हमारा एक गहरा नाता रहा है। तो इसलिए अपन अब 26 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 आते ही हमारा संविधान लागू कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान जो तुरंत प्रभाव से लागू किए जाने थे उन्हें 26 जनवरी तक रोका नहीं जा सकता था। तो ऐसे कौन कौन से आर्टिकल है जो उसी समय यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए, अपन उनकी चर्चा कर लेते हैं। और वो बिंदु लिखे गए हैं आपके 394 आर्टिकल में। इसमें लिखा गया है कि पहली बात ये कि अपना संविधान लागू कब होता है कि 26 जनवरी 1950 को। ये तारीख लिखी है आर्टिकल 394 में, यहाँ पर लिखी गई है कि हमारा संविधान इस दिन से प्रभावी हो जाएगा। और इसी अनुच्छेद के अंदर ये लिखा गया है कि विभिन्न 15 आर्टिकल्स इस 26 नवंबर से ही प्रवर्तित हो जाएंगे। वो आर्टिकल्स कौन से हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, फिर 379, 380, 388, फिर 391, 392 और 393। कितने आर्टिकल हो गए? 15 हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 आर्टिकल ये, और एक 394 स्वयं खुद। 15 + 1 टोटल 16 आर्टिकल इस 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। यानी कि 26 जनवरी से पहले जो आर्टिकल्स लागू हुए उनकी अपन ने अभी बात की। कई जगह 15 देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अपने को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 15 तो इस 394 के अंदर उल्लेखित है। और इसमें यह भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यह अनुच्छेद और अन्य, मतलब 394 स्वयं खुद प्लस अन्य ये अनुच्छेद इस तारीख से लागू है। तो 15 आर्टिकल ये और 394 को जोड़ के 16 अनुच्छेद उसी दिन लागू हो जाते हैं और शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे। ऐसा प्रावधान 394 के अंदर है। फिर अब अपन चर्चा करते हैं संविधान सभा की विभिन्न समितियों की। अब तक की चीजें उम्मीद करता हूं स्पष्ट हुई होगी और स्पष्ट करने की मैं कोशिश करता रहूंगा आगे। अभी टीचिंग के इस क्षेत्र में मैं भी आपकी तरह नया हूं, हालांकि आप स्टूडेंट के तौर पे मुझे देख रहे हैं और मैं भी एक स्टूडेंट ही रहा हूं और स्टूडेंट ही हूं। मुझे पढ़ाने का अभी ये एक नया जिम्मेदारी है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इस जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से कैसे निभा सकूं, इसके लिए पूर्ण प्रयास करूंगा मैं। अब हम आगे में संविधान सभा की विभिन्न समितियां। संविधान सभा का अपन ने निर्माण किया है, संविधान बनाने का अपन निर्माण किया। तो समितियों की निर्माण की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि सभी सदस्य इतने विशेषज्ञ नहीं होते, तो विशेषज्ञता को सम्मान देने के लिए और उन विशेषज्ञता का लाभ लेने के लिए विशिष्ट समितियां बना दी जाती है ताकि समय की भी बचत हो, कार्य का भी विभाजन किया जा सके। ये समिति उस कार्य को कर लेगी, ये वाली उस कार्य को कर लेगी, तो इस तरीके से समय की बचत भी हो जाएगी और जो जिस क्षेत्र के अंदर विशेषज्ञ है उन्हें उसी अनुरूप समिति का सदस्य बना दिया जाएगा ताकि समय पे कार्य भी हो सके। तो अपन बड़ी चर्चा करेंगे, हालांकि समितियां 20 समितियां हैं संविधान सभा के संदर्भ में,
जिन्हें कई अलग अलग कार्य दिए गए, लेकिन जो मुख्य बड़ी बड़ी समितियां हैं अपन उनकी चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले समिति है संघ शक्ति समिति। संघ की शक्तियां कौन कौन सी होगी उसके संदर्भ में संघ शक्ति समिति। इस संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। विभिन्न संघ के संदर्भ में अधिकांश समिति जो है उनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होंगे। जैसे अपन समिति देखें, संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके भी अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर एक चिर परिचित संसदीय क्या अपने संविधान सभा की समिति, जिसका जिक्र हर कोई करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है इन तमाम समितियों के अंदर संविधान सभा की, वो है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अपन अलग से और विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे मेंस में भी सवाल बन सकता है कभी भी। 2 नंबर बनने के लिए एक परफेक्ट समिति है समिति। और फिर समिति मैं मूल अधिकारों के लिए अल्पसंख्यक के लिए और क्षेत्रों के लिए जो समिति है उसके भी अध्यक्ष पटेल, सरदार पटेल। इस जो अपन मूल अधिकार, अल्पसंख्यकों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए समिति है, इसके अंदर विभिन्न उप समितियां हैं। उन उप समितियों के भी अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए। जैसे मूल अधिकार के लिए फिर उप समिति है समिति, उसके जेबी कृपलानी अध्यक्ष है। अल्पसंख्यकों के लिए जो उप समिति है उसके लिए एच.सी. मुखर्जी, जो स्वयं एक क्रिश्चियन थे और अपने अल्पसंख्यकों को ही अल्पसंख्यक विभाग, अल्पसंख्यक मंत्रालय देने की शुरुआत से आदत रही है। तो अल्पसंख्यक मामलों की जो उप समिति है उसका अध्यक्ष बना दिया गया एच.सी. मुखर्जी को। तो इस तरीके से अपन ने कुछ बड़ी बड़ी समितियां देखी। फिर प्रक्रिया नियम समिति का जो अपन ने पहले शुरुआत में जिक्र किया था कि जो संविधान सभा की प्रथम समिति थी 15 सदस्य, उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर 2 और समितियों की जिनमें आपस में कभी टकराव होता रहता है। एक है संचालन समिति। संचालन समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद है। और कार्य संचालन समिति, ध्यान रहे थोड़ा सा, नाम में थोड़ा ही फर्क है। कार्य संचालन समिति और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी जी। अपन अब प्रारूप समिति की थोड़ी विशिष्ट चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट समिति है और उसने ही तो उसको प्रारूप समिति कहते क्यों है? क्यों? संविधान के लिए प्रारूप तय किया। विभिन्न देशों के, लगभग माना जाता है कि 60 से अधिक देशों के संविधानों का उन्होंने अध्ययन किया, उसका विश्लेषण किया और जो हमारे देश के अनुरूप और अनुकूल प्रावधान थे उन प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए हमारे संविधान का प्रारूप तैयार किया। उस प्रारूप सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो बनने लायक है, ये प्रारूप समिति बनी कब थी? अपने आज़ादी से ठीक 14 दिन बाद 29 अगस्त
1947 को ये समिति बनती है, 29 अगस्त को। और ये 7 सदस्य समिति है, 7 सदस्य, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, इसके अध्यक्ष है। प्रारूप समिति का निर्माण इसलिए किया गया ताकि संविधान के लिए प्रारूप तय कर सके, और इन्होंने, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, विभिन्न देशों का अध्ययन करके संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। और 4 महीने के, लगभग 4 महीने के समय में इन्होंने प्रारूप को तैयार किया। फिर प्रारूप को तैयार करके इसको प्रकाशित करवाया, जो इसका प्रथम प्रकाशन करवाया, और पूरे देश के लोगों के सामने, नागरिकों के सामने इस प्रारूप को ओपनली रखा गया, पब्लिक ओपिनियन के लिए रखा गया 8 महीने के लिए, कि इसके ऊपर आपकी क्या आपत्तियां हैं, आपके क्या सुझाव है, आप इसके अंदर क्या ऐड कराना चाहते हैं। प्रारूप समिति को अपन देखें, इन्होंने जो, पहले अपन इसके सदस्यों की चर्चा कर देते हैं, उसके बाद उन चीज़ों पे बढ़ते हैं। BR अम्बेडकर के अलावा इसमें 6 सदस्य और हैं। गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के मोहम्मद सादुल्लाह, M सादुल्लाह, एक, दो, तीन, चार, 5 छठे सदस्य है N माधवराव, जो कि BL मित्र के इस्तीफे के बाद बने। BL मित्र ने इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि स्वास्थ्य उनका सही रहता नहीं था, तो फिर उन्होंने सोचा अपन इतनी ज़्यादा कार्यकुशलता के साथ काम नहीं कर पाएंगे, इस्तीफा दिया, और माधवराव को उनकी जगह इस समिति का सदस्य बनाया गया। बड़ी बात एक ये भी है कि इस समिति के जैसे ये, और अगले सदस्य अपन बात करें, ये माधवराव जी हो गए, PT कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी, ये DP खेतान की मृत्यु के बाद सदस्य बने। तो इन सदस्यों की इस्तीफा या इनकी मृत्यु के बाद जो नए सदस्य बने हैं, ये सदस्य कौन बनाता है, कैसे बनते हैं? तो ये सदस्य जो समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर है, वो इनका नाम निर्दिष्ट करते हैं और ये सदस्य बन जाते हैं। PT कृष्णमाचारी और एक नाम VT कृष्णमाचारी, आपने सुना होगा। ये दोनों अलग अलग नाम है, VT कृष्णमाचारी। हमने इससे पहले चर्चा की थी कि संविधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उसके अलावा संविधान सभा के अंदर 2 उपाध्यक्ष भी थे। 2 उपाध्यक्षों में एक HC मुखर्जी थे और दूसरे VT कृष्णमाचारी थे। 2 उपाध्यक्षों की क्यों आवश्यकता पड़ी? आज एक भी उपाध्यक्ष, विशेषकर मैं लोकसभा के संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद पिछले कई समय से खाली है। 2019 के चुनाव के बाद से अपन देखें तो उपाध्यक्ष का पद खाली। तो उस समय ऐसी उपाध्यक्ष की क्या आवश्यकताएं थी कि 2-2 उपाध्यक्ष बना रहे हैं? कुछ तो आवश्यकताएं और कुछ रही होगी ऐसी जरूरतें जिनके आधार पर 2 उपाध्यक्ष बनाए गए। तो सबसे पहले HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद थे ही। HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनने के बाद जब देशों का बंटवारा भी हो गया और राजा महाराजा को ये लगने लग गया कि अब हमारा भारत के अंदर विलय होना ही है, क्योंकि अधिकांश रियासतें तो 10 लाख से कम जनसंख्या वाली थी, और जो 10 लाख से अधिक वाली थी वो भी घूम फिर के तो भारत में या पाकिस्तान में कहीं जा रही थी। तो उन्होंने भी संविधान सभा के अंदर उन 93 सदस्यों में से जो फिर अपने 70 सदस्य भारत के लिए बच गए थे, उन्होंने संविधान सभा की बैठकों में हिस्सा लेना शुरू किया। जब उन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया तो उन्होंने देखा राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सदस्य और HC मुखर्जी ये तो कांग्रेस की ओर से चुन के आ रहे लोग हैं, हमारे रियासतों का कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं है जो इस संविधान सभा को आगे लीड करे। न तो अध्यक्ष हमारा बनाया गया, न उपाध्यक्ष हमारा बनाया गया। तो उस बिंदु को ध्यान में रखते हुए रियासतों को पीठासीन अधिकारी के रूप में प्रतिनिधित्व देने के लिए VT कृष्णमाचारी जी को उपाध्यक्ष बनाया गया।
इस बिंदु को याद रखें। और ये व्यक्ति टीटी कृष्णमाचारी से अलग है। बीटी कृष्णमाचारी जयपुर रियासत से मनोनीत संविधान सभा के सदस्य है, और टीटी कृष्णमाचारी ये आपके मद्रास प्रांत से चुन के आए हुए सदस्य है संविधान सभा में। इनमें कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए एक चीज आपको, एक ट्रिक सी बता देता हूँ कि वीटी रोड कहाँ पे है? वीर तेजाजी रोड अपने जयपुर के अंदर। और वीटी कृष्णमाचारी जी भी जयपुर से ही, जयपुर रियासत से ही संविधान सभा के सदस्य थे और संविधान सभा के उपाध्यक्ष। तो ये 7 सदस्य हो गए। अब प्रारूप समिति, जैसा कि मैंने बताया, 4 महीने के अंदर उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया और फिर 8 महीने के लिए पब्लिक ओपिनियन के लिए रख दिया गया कि वो इनके ऊपर सुझाव दे, वो इनकी आलोचना प्रत्यालोचना करे और एक समावेशी संविधान का निर्माण किया जा सके। तो जब इन्होंने, अंबेडकर और इनकी पूरी समिति ने जो संविधान बनाया था, उसके अंदर 315 अनुच्छेद थे प्लस 8 अनुसूचियां थी। फिर जब हमने संविधान बनाया तो अपन देखते हैं कि संविधान बनने के बाद 315 से 395 अनुच्छेद तक पहुंच गए। ऐसे कई सारी चीजें संविधान सभा के कहने पे, कई सारी चीजें वो पब्लिक ओपिनियन जो ली गई उनके आधार पर और भी इनमें प्रावधान जोड़े गए और अंततः हम 395 अनुच्छेद तक पहुंचे। तो ये प्रारूप समिति के सदस्य और इन्होंने जो चर्चाएं की, इसके सदस्य याद रखिएगा, जो डेट है उनको याद रखिएगा। और हमारे संविधान के निर्माण में इस प्रारूप समिति का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। संविधान सभा ने संविधान बना दिया है। संविधान 26 नवंबर 50 को बनकर तैयार हो चुका है। उसी दिन हम प्रस्तावना में, जैसा कि पढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे प्रस्तावना को विस्तृत रूप में, तो इसी दिन हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर दिया है। 26 जनवरी 1950 को ये संविधान हमारा लागू हो चुका है। तो संविधान सभा में कुछ ऐसे बिंदु भी रहे हैं, कुछ ऐसी बातें भी रही हैं जिनकी समय समय पे आलोचनाएं होती रहती है। तो संविधान सभा के संदर्भ में कुछ आलोचना के बिंदु भी अभी देखते हैं। आलोचना कर रहे हैं आजकल, जैसा कि आरपीएससी का ट्रेंड है विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के सवाल पूछने का, तो इन सवालों की ओर थोड़ा ध्यान देना बनता है। आलोचना में पहली आलोचना ये बनती है कि संविधान सभा के अंदर कांग्रेस का प्रभुत्व था। अधिकांश सदस्य कांग्रेस से चुन के आ रहे हैं। इसका प्रभुत्व कुछ हद तक बात सही भी है, ज्यादातर कांग्रेसी ही थे, लेकिन कांग्रेस ने इस चीज का फायदा नहीं उठाया। जैसा कि पहले मैंने बताया कि कांग्रेस ने सर्वसम्मति से निर्णय लेने की कोशिश की। ऐसे नहीं कि हमारे पास बहुमत है, बाकी वाले भले ही बैठे रहो, हम हमारी तरफ से बहुमत के आधार पर तमाम संविधान के प्रावधानों को पारित करेंगे और उनको लागू कर देंगे, देश हमारे अनुरूप ही चलेगा। ऐसा नहीं, बल्कि सबको साथ लेके चलने के इस विचार से कांग्रेस ने संविधान का निर्माण किया। तो इस तरीके से कांग्रेस के प्रभुत्व की एक आलोचना के रूप में भी अपन बात कर सकते हैं। और फिर उस आलोचना को काउंटर करते हुए कि कांग्रेस ने इसका फायदा न उठाते हुए सर्वसम्मति से अधिकांश निर्णय संविधान सभा के अंदर लिए गए। दूसरा बिंदु, हिंदुओं का प्रभुत्व। इसमें संविधान सभा के अंदर हिंदुओं का प्रभुत्व बेशक ज्यादा होना ही था, क्योंकि हिंदू जनसंख्या भी ज्यादा है। और जब जनसंख्या ही ज्यादा है तो उन जनसंख्या के अनुपात में चुन के लोग भी ज्यादा आएंगे। आलोचना वाली बड़ी बात नहीं हुई, क्योंकि जब हिंदू जनसंख्या ही ज्यादा है तो उन प्रतिनिधि भी ज्यादा मिलेंगे। जैसे हालांकि बाकी समुदायों के भी प्रतिनिधि कम नहीं थे, लगभग 263 सदस्य, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, हिंदुओं के थे। 80 सदस्य मुस्लिमों के थे, मुस्लिम लीग वाले भी और एक्स्ट्रा
मुस्लिम लीग के अलावा भी कई सदस्य थे जो मुस्लिम थे। तो 80 सदस्य मुस्लिम भी थे, के लगभग सिख थे, 4 जैन पारसी वगैरह वो भी थे। तो अलग अलग धर्मों का भी इसके अंदर ध्यान रखा गया और उनका प्रतिनिधित्व भी था। तो अपन इस आलोचना को भी इस तरीके से काउंटर कर सकते हैं। तीसरी आलोचना संप्रभु नहीं थी या संप्रभुता का अभाव। ये कहते हैं कि किसने बनाया संविधान सभा ने, और उस संविधान सभा को बनाने वाले कौन थे? कैबिनेट मिशन के प्रावधान के आधार पर बनी, और कैबिनेट मिशन तो आखिरकार ब्रिटेन ने भेजा है। तो संविधान सभा संप्रभु नहीं है, लेकिन इस बात में भी पूर्ण सत्यता नहीं है, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा हमारा देश उस समय आज़ाद हो चुका था और संविधान का निर्माण मोटे मोटे तौर पे उसके बाद हुआ है। तो अगस्त 1947 के बाद से हमारी संविधान सभा एक संप्रभु निकाय के रूप में काम कर रही थी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की संविधान सभा संप्रभु नहीं थी, बल्कि संप्रभु थी। फिर हम अगला बिंदु देखें तो ये आता है कि वकीलों का प्रभुत्व था, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था। वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व, ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि जो भी सदस्य थे, जैसे हम B.R. अम्बेडकर की बात करें, J.L. नेहरू की बात करें, जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, स्वयं महात्मा गांधी हालांकि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो राजनीतिज्ञ वकील ये ही लोग थे। हालांकि ये आलोचना के बजाय मुझे लगता है एक अच्छी बात है, क्योंकि संविधान का निर्माण तो वो ही कर पाएंगे अच्छे से जो इस विषय के विशेषज्ञ है, जो इस विषय के जानकार है। तो इनके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। फिर एक बिंदु और आता है कि हालांकि ये संविधान की आलोचना संविधान सभा के साथ साथ संविधान सभा और संविधान दोनों की, सभा और संविधान दोनों की आलोचनाएं समय की बर्बादी। अपन आलोचनाएं करने के नाम पे क्या है कि कुछ भी कर देते हैं, क्योंकि अपने को आलोचनाएं लिखनी भी तो है ना। समय की बर्बादी कैसे? हमने इतना बड़ा संविधान बनाया, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा दिए। तो भाई इतने बड़े देश के लिए संविधान बनाने में समय तो लगता ही है। और हमारी जो की व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था है, और संघात्मक व्यवस्था में संघात्मकता युक्त एकात्मक, संघात्मक और एकात्मक दोनों लक्षणों वाली व्यवस्था है। तो राज्यों के लिए कोई अलग से संविधान नहीं है, राज्य और संघ दोनों के लिए संविधानों का प्रावधान हमारे संविधान के अंदर, के संविधान के अंदर एक ही संविधान बना के किया गया। तो समय तो ज़्यादा लगना ही था, क्योंकि सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इस प्रकार अपने 4-5 आलोचना के बिंदु भी देखे, और संविधान सभा ने जो संविधान निर्माण किया उसकी पूरी अपन ने परिचर्चा की। पहले संविधान की मांग किसने की, और संविधान सभा के लिए 1940 के अगस्त प्रस्ताव से कैसे राजी हुए, उसके बाद क्रिप्स मिशन को देखा, उसके बाद मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन के विभिन्न प्रावधान देखे, सदस्य संविधान सभा के लिए जाने थे, कितने ब्रिटिश प्रांतों से जाने थे, कितने रियासतों से जाने थे, उन चीज़ों को भी अपन ने देखा। और फिर अपन ने उद्देश्य प्रस्ताव को देखा, जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु था। तो संविधान निर्माण की कहानी काफी हद तक अपनी पूर्ण होती है। कुछ संविधान के संबंध में अपन तथ्य देख लेते हैं, संविधान सभा के संबंध में कुछ तथ्य देख के इस बिंदु को, संविधान निर्माण वाले टॉपिक को पूर्ण करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य में ये कि संविधान सभा का जो प्रतीक था, वो प्रतीक क्या था? हाथी। दूसरा बिंदु,
संविधान को लिखा किसने? सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण, खूब लंबा चौड़ा नाम है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने संविधान को लिखने का काम किया। जो आज हम संविधान को देखते हैं लिखा हुआ, वो सबसे पहले किसी व्यक्ति ने लिखा था, तो वो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। फिर अपन देखें संविधान बना तो उसके अंदर क्या कुछ कितना था, और संविधान के रूप में जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है, तो उसके अंदर 395 अनुच्छेद, मूल संविधान की बात करें अपन, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और एक प्रस्ताव। इन चीजों को लागू किया गया। ये 26 जनवरी 1950 से लागू हुई। वर्तमान में स्थिति क्या है? अनुच्छेद हालांकि क्रम में 1 से लेकर 395 तक ही, ऐसा नहीं है कि 396, 400, 401 इस तरीके से अनुच्छेद आगे नहीं बढ़े, बल्कि इसी के भीतर आर्टिकल जोड़ दिए गए। जैसे अपन मूल करते हुए बाद में जोड़ा गया 51A हो गया, तो इस तरीके से तमाम प्रावधान ABCD करके इन्हीं अनुच्छेदों के भीतर जोड़े गए। लेकिन लगभग 470 और उससे भी ज़्यादा अनुच्छेद वर्तमान में है। अनुसूचियां जो उस समय 8 हुआ करती थी, वर्तमान में 12 है। और भाग की बात करें तो 22 भाग थे उस समय, भाग थे, और वर्तमान में 25 भाग है। संविधान के अंदर कितने भाग एक्स्ट्रा हो गए? 3 ज़्यादा हो गए। वैसे 4 भाग जोड़े गए हैं, 4 भाग जोड़े और एक निरसित कर दिया, यानी कि रिपील कर दिया गया। वो कौन सा भाग था? भाग 7। भाग 7 के अंदर वर्तमान में संविधान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, उसको निरसित किया हुआ है। और 4 भाग उसमें अपन कहते तो 4A जो कि फंडामेंटल चीजें, मूल कर्तव्य। 4A के बाद भाग जोड़ा गया जो कि पंचायती राज का है। 9A जोड़ा गया जो कि नगर पालिकाओं का है। 9B जोड़ा गया जो कि सहकारी समितियों का है। और 9B, ये 9B लिखा हुआ है। 14A जोड़ा गया जो कि अधिकरण है इसके अंदर। तो ये 4 भाग जोड़े गए। वैसे तो 22 और 4 26 हो गए, लेकिन भाग 7 को निश्चित किया तो 25 भाग और 395 अनुच्छेद, जो राउंड फिगर में इनकी ज़्यादा अनुच्छेद हो जाते हैं। ये अपने वर्तमान संविधान की स्थिति है। संविधान संशोधनों की बात करें तो 106 संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं। जो महिलाओं देने के संबंध में संविधान संशोधन किया गया, वो सबसे लेटेस्ट संविधान संशोधन था 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इस प्रकार से हमने संविधान सभा के निर्माण की और उसके निर्माण से लेकर विभिन्न बिंदुओं की चर्चा की, उसकी आलोचना भी की और कई महत्वपूर्ण तथ्य देखे, और वर्तमान में क्या स्थिति है, कितने अनुच्छेद, कितने भाग, कितनी अनुसूचियां हैं, उन बिंदुओं की चर्चा की। और इस तरीके से अपना संविधान सभा आगे की क्लास में अपन संविधान की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। हालांकि ये टॉपिक जो पहला टॉपिक था, इसमें फैक्चुअल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी। आगे के टॉपिक जैसे विशेषताओं का टॉपिक है तो उसमें समझने जैसी चीज़ें ज़्यादा होगी। और विशेषकर RAS के अभ्यर्थी या स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थियों के लिए तथ्यों से ज़्यादा मूल्य, यानी कि कॉन्सेप्टुअल, जो अवधारणात्मक समझ को विकसित करने वाली चीज़ें हैं, वो अपन आगे की विशेषताओं में देखेंगे। संविधान की क्या विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की, जो
आज भी भारतीय संविधान इतना जीवंत और जीता जागता उदाहरण है। हमारे ही समय, हमारे देश की आज़ादी और उसके बाद संविधान निर्माण के समय ही कई देशों में संविधान बने, तो कईयों में व्यवस्थाएं बन पाई, कईयों में बिगड़ती रही, कई जगह 4-4, 5-5 संविधान बन गए, लेकिन अपना संविधान आज भी निरंतर जारी है। तो ऐसी क्या संविधान की विशेषताएं हैं, उनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए विनर्स विंग अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से। हेलो स्टूडेंट, एक चीज इसके अंदर मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। आज ये अपनी मुख्य परीक्षा आरएएस के सिलेबस के संबंध में पहली क्लास थी। इसी तरह आगे क्लासेस जारी रहेगी और संविधान ये चर्चा परिचर्चा का दौर है, ये चलता रहेगा, तो इसमें आप जुड़े रहें। साथ ही साथ ये सिलेबस जो आरएएस मुख्य परीक्षा का है, ये स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी और विभिन्न आरपीएससी के उन एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। इसलिए तमाम उन स्टूडेंट्स को मैं जुड़ने के लिए आग्रह करना चाहूँगा कि वो विनर्स विंग के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें और पॉलिटिकल साइंस के इन तमाम बिंदुओं पे अपनी पकड़ और समझ विकसित करें। तो अपने उन तमाम साथियों से आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट स्कूल लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएएस मेंस के विद्यार्थी हैं, वो इन वीडियोस को यूट्यूब पे और इस विनर्स विंग अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन फ्री उपलब्ध देख सकते हैं। ये पूरा कोर्स मैं महेंद्र चौधरी पॉलिटिकल साइंस फैकल्टी के तौर पे इसको पूरा करवाऊंगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस पूरे अपने दौर को साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में संविधान सभा की विशेषताओं के साथ। धन्यवाद।